हमें लगता है हम खुद को साफ देख रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर सबसे साफ आईना वही हो जिसे हम बचते हैं। ब्लाइंड स्पॉट सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं होते, वे काव्यात्मक होते हैं। वे वो सच्चाइयाँ हैं जिन्हें हम दबा देते हैं, वे पैटर्न हैं जिन्हें हम दोहराते हैं, वे आवाज़ें हैं जिन्हें हम निश्चितता के नाम पर दबा देते हैं। इस एपिसोड में हम उन अनदेखे की यात्रा करेंगे जिनमें छुपे हुए पूर्वाग्रह, भावनात्मक प्रतिध्वनियाँ और अचेतन पटकथाएँ शामिल हैं, जो हमारे विकल्पों, हमारे रिश्ते, हमारे भाग्य को आकार देती हैं। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ यह जानने के बारे में नहीं है आप कौन हैं, यह उस चीज़ को देखने का साहस करने के बारे में है जिसे देखने से आपने इनकार कर दिया है। भीतर के दर्पण में आपका स्वागत है। आइए ब्लैक स्पॉट को मिलकर रोशन करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IAS मास्टरमाइंड्स इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के फर्स्ट एपिसोड सेल्फ अवेयरनेस के चौथे भाग में हम बात करेंगे ब्लाइंड स्पॉट की। वैसे हमें सेल्फ अवेयरनेस स्किल और हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ इमोशनल अवेयरनेस भी इसमें शामिल करना था, लेकिन हम इसको इमोशनल इंटेलिजेंस का जो हमारा एपिसोड है उसमें शामिल कर लेंगे, तो हमारा सेल्फ अवेयरनेस एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और ये जो है ये वाला सेगमेंट ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। तो हम इन दोनों को उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पार्ट में शामिल कर लेंगे। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट एंड हाउ टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। तो आइए हम बात करते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं उसको जान पाते हैं, दूसरे उसको बताते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव ये दोनों हो सकता है। कुछ सेल्फ अवेयरनेस का ऐसा पार्ट होता है जिसे हम अनअवेयर होते हैं, जिसे और डिनाई करते रहते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कोई आपकी हिडन स्ट्रेंथ हो या कोई चीज़ है जिसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे वीकनेस हो सकती है, हैबिट हो सकती है, बायस होता है, बायसनेस हो सकती है, तो ये होते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट में जो होता है ना, ये हमारे पर्सनालिटी, बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न के बारे में होता है, जिसे हम रिकॉग्नाइज करने से इग्नोर कर देते हैं या हम उसको समझ नहीं पा सकते हैं। और ये जो है इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है हमारे एक्शन को, हमारे रिलेशनशिप को, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट डालता है। इट इज़ नॉट अबाउट इग्नोरेंस, इट इज़ अबाउट अनकॉन्शियस अवॉइडेंस और डिस्टॉर्शन। यह अचेतन होता है, मतलब हम जानबूझ के नहीं करते, तो हमारे दिमाग में इस तरीके से बैठ गया होता है कि हम वो जो कर रहे होते हैं भले ही गलत हो लेकिन हम उसको सही मान रहे होते हैं। ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। इट कैन स्टेम फ्रॉम कॉग्निटिव बायस, जैसे कन्फर्मेशन बायस होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, हैबिचुअल सेल्फ नैरेटिव होते हैं। आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे लिसनर हैं, लेकिन आपके दोस्त बताते हैं कि आप जब कोई बात करता है तो आप उनकी बात को जो है काट देते हैं। आप ये समझते हैं कि आप प्रेशर में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसे दूसरे आपको बता रहे हैं कि जैसे ही प्रेशर होता है आप परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो ये जो है ना एक ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट के कारण क्या है, हैबिचुअल बिहेवियर्स वी स्टॉप क्वेश्चन। कुछ ऐसी हमारी आदतें होती हैं जिस पे हम क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप टाइमली सोने नहीं जाते हैं और टाइम से उठते भी नहीं हैं, तो ये आपकी हैबिट में है कि आप टाइम से नहीं सोते हैं, तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते जब आपको कोई टाइम ही नहीं है सोने का, उठने का, तो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। आपके कैरियर ग्रोथ में या आपके पर्सनल ग्रोथ में भी ये जो है बाधा बन सकता है। इमोशनल बायसनेस, जब आप बायस हैं किसी की को लेकर, जैसे आप अपने कास्ट के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति या अपने पेरेंट्स के प्रति आपके अंदर जो है बायसनेस है, तो फिर आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। और इसी तरह फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आपके अंदर कुछ कमियां हैं लेकिन आप उसको रिवील नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं और उसको दूर करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि लोग जो है मेरी आलोचना करें, तो वो भी एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। लैक ऑफ ऑनेस्ट फीडबैक, कोई आपको फीडबैक किसी से नहीं ले रहे हैं तभी ब्लाइंड स्पॉट आपके रह जाएंगे, या कोई दे भी रहा है तो उस पर उसको डिनाई कर रहे हैं तब भी वो ब्लाइंड स्पॉट रह जाएगा। वाई नोइंग योर ब्लाइंड स्पॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जानना क्यों ज़रूरी है। तो रिड्यूस सेल्फ डिसेप्शन, जो हम अपने बारे में एक छवि बना लेते हैं ना बहुत अच्छी सी, भले उसके उस लायक मतलब उस तरीके के हम हो या ना हो, तो उसको आप जो जैसे यू स्टॉप ओवर एस्टिमेटिंग या अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। आप जो है किसी क्षेत्र में आप सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा जोन है, मेरा फील्ड है, या कहीं आप जो है अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करें, तो ये जो है ना ब्लाइंड स्पॉट जब आप खोलेंगे तो आप इस पर जो है आप उससे संतुलित व्यू बना सकते हैं। प्रिवेंट रिपीटेड मिस्टेक, जब हमारे अंदर कोई ब्लाइंड स्पॉट होता है तो हम एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, तो क्योंकि हम उस चीज़ को ढूंढ नहीं रहे। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, जब आपको पता नहीं होता कि ये कमज़ोर है, इस पर वर्क करने की जरूरत है, तो आप उसमें हमेशा गलती करते रहेंगे, उसी से आप परेशान रहेंगे, तो ये उसमें भी फायदेमंद होता है। स्ट्रेंथेंस रिलेशनशिप, जब आप अच्छे से इमोशंस मैनेज कर लेते हैं, आपके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, आप थोड़े लॉजिकल हैं, तो आप जो है अच्छे से जो है रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं। एक्सेलरेट ग्रोथ, आप किसी की ग्रोथ तभी रुकती है जब उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है,
और जब हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपकी नेचुरल ग्रोथ होनी ही होनी है। एक जॉरी विंडो मॉडल है जिसमें ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बात करते हैं। एक होता है ओपन एरिया, व्हाट यू एंड अदर्स नो, जो आप जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं, उसको बोलते हैं ओपन एरिया। हिडन एरिया, व्हाट यू नो बट अदर्स डोंट नो, जो आप जानते हैं पर दूसरे नहीं जानते, उसको बोलते हैं हिडन एरिया। ब्लाइंड स्पॉट, व्हाट अदर्स नो बट यू डोंट नो, आपके बारे में दूसरे जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अननोन, व्हाट नो वन नोज एट, ना आप जानते हैं अपने बारे में वो चीज़ें, ना दूसरे जानते हैं, इसको अननोन बोलते हैं। द बिगर योर ओपन एरिया, जितना आपका ओपन एरिया होगा, यानी आप जितना अपने को जानते हैं दूसरे भी उतने जानते हैं, जितना इसको आप बढ़ाएंगे, मतलब आप भी जाना है दूसरे भी जाना है, तो इससे द मोर ऑथेंटिक एंड इफेक्टिव यू बिकम, तो मतलब आप पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करेंगे, आप अच्छे लीडर बन के उभरेंगे। तो हमेशा ही कोशिश करना चाहिए कि आपकी ओपन एरिया ना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत हो। स्पॉट कई तरीके के होते हैं, सब सेम ही होते हैं, उसमें थोड़ा जो है आपके माइंड और बिहेवियर का डायमेंशन सब में अलग अलग होता है। इसमें है 5 तरीके के हैं। तो पहला है कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट। कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट है जिसको थिंकिंग बायसेस बोलते हैं। इसमें है कि आप किसी जानकारी को कैसे देखते हैं और उसके जो है कैसे व्याख्या करते हैं। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास कि फला क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई भी स्टेट है जहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है कि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आप डिपेंड करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को कैसे ले रहे हैं। मान लीजिए किसी विशेष कास्ट के लोग हैं या कोई विशिष्ट रिलीजन के लोग हैं, तो अगर आपके अंदर उनके प्रति बायसनेस है तो आप सोचेंगे कि नहीं ये गलत है इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जब आप एक लॉजिकल पर्सन है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उस हिसाब से आप जो है डिसीजन लेंगे। तो ये है दे कम फ्रॉम मेंटल शॉर्टकट और बायस दैट डिस्टॉर्ट जजमेंट। जैसे हर इंसान होता है ना, वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, वो किसी समस्या की जड़ में नहीं जाता है। तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी जो परसेप्शन बना होता है ना, तो हम उससे रिलेटेड सूचना आती है तो हम तुरंत किसी डिसीजन ले लेते हैं तुरंत, लेकिन वो जो है काफ़ी हानिकारक हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कन्फर्मेशन बायस, यू नोटिस ओनली इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट योर बिलीफ। आपको आपके अंदर कोई बिलीफ बना रखा है आपने, मानते हैं कि महिलाएं जो है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपकी इस बिलीफ को सपोर्ट करती है तो आप तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर इसके विपरीत कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं फला फला औरतों ने भी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है और इस अमुक कंपनी के उच्च पोस्ट पे हैं, तब आप नहीं मानेंगे, उसको अपवाद समझेंगे। तो ये होता है कन्फर्मेशन बायस। एक होता है हॉलो इफेक्ट, अज्यूमिंग समवन गुड इन वन एरिया इज गुड इन ऑल एरिया। इसे हॉलो इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए हीरो वर्शिप होती है ना इंडिया में, उसमें होता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ कोई किसी एक फील्ड में अच्छा काम कर दिया, जैसे मान लीजिए आप मूवी वाले सेक्टर, जैसे दक्षिण भारत के जो हीरो होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा होती है कि जैसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो हो सकता है वो अच्छे लीडर भी बन जाए, लेकिन वहाँ की जो जनता होती है, यानी कि उन्होंने देखा है उनकी फिल्में अच्छी हैं तो वो मान लेते हैं कि वो लीडर भी बनेंगे तो वो अच्छा नहीं। तो ये वाली चीज़ें हैं कि इसे हॉलो इफेक्ट बोलते हैं, कि मतलब आपने किसी फील्ड में किसी को अच्छा काम करते हुए देखा तो दूसरी फील्ड में आप सोच रहे हैं कि वो हर फील्ड में अच्छा होगा, तो ये भी एक तरीके का ब्लाइंड स्पॉट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ओवर एस्टिमेटिंग अंडरस्टैंडिंग योर प्रिपरेशन। मतलब आप जो है आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी तैयारी को। Assuming your favorite subject needs no more revision is a classical cognitive blind spot। जैसे आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, आप कह रहे हैं कि नहीं इसमें रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप बाद में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पता चल जाएगा, भूल जाएगा। तो ये है कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट, मतलब आप सोच ऐसे रहे हैं कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसका सेकेंड है इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट, जिसे फीलिंग यू डोंट सी, ऐसी फीलिंग्स जिसे आप देख नहीं पाते, इसे बोलते हैं इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट। ये इमोशंस होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसे आप अनअवेयर रहते हैं, जो आपके जो व्यवहार को ड्राइव करती हैं। डिनाई, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, रिएक्टिंग इरिटेबली। आप जो है आप एंजाइटी है आपके अंदर, आप फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन आप जो है उसको डिनाई कर रहे हैं और जो है मतलब काफ़ी झुंझला के जो है आप जवाब दे रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं। बिलीविंग यू आर काम अंडर प्रेशर बट अदर सी विजिबल टेंशन। आप बिलीव कर रहे हैं कि नहीं मैं प्रेशर में काम रहता हूँ, शांत रहता है एकदम रिलैक्स, लेकिन दूसरे देख रहे हैं कि आप एकदम टेंस दिख रहे हैं, परेशान हैं। तो ये जो है इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट है। दीज ऑफन अपीयर एज अ डिफेंसिवनेस, डिनाइल और मूड स्विंग। ये जो होता है ना, आप उस पर डिफेंस कर रहे होते हैं, डिफेंसिव होते हैं या इनकार कर रहे होते हैं, आपके जो है मूड स्विंग होते रहते हैं। यूपीएससी कॉन्टेस्ट में देखते हैं, यू माइट थिंक यू आर ए कॉन्फिडेंट फॉर द इंटरव्यू बट योर टोन बॉडी लैंग्वेज सो नर्वसनेस। आप तो खुद सोच रहे हैं कि नहीं आप कॉन्फिडेंट हैं इंटरव्यू के लिए, बस आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन जो है ना वो बता रहा है कि आप नर्वस हैं। तो ये होता है इस टाइप के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट कहलाते हैं। थर्ड है बिहेवियरल ब्लाइंड स्पॉट्स।
मतलब एक्शन यू डोंट नोटिस। कुछ ऐसे आपके एक्शन होते हैं जो दूसरे पे गलत तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं करते हैं, तो इसे बिहेवियरल ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। हैबिट पैटर्न दैट अदर्स सी क्लियरली बट यू ओवरलुक। जैसे एग्जाम्पल, बातचीत करते समय लोगों को इंटरप्ट करते हैं, टाल मटोल करने वाले हैं, फीडबैक अवॉइड करते हैं। तो इसको आप डिस्कवर कैसे? यूजली डिस्कवर थ्रू ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन करिए, फीडबैक लीजिए, रिकॉर्डिंग करिए, वॉइस रिकॉर्डिंग करिए या वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप उसको देख सकते हैं कि आपका कौन सा व्यवहार कैसे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इंटरपर्सनल ब्लाइंड स्पॉट ये होता है कि द गैप बिटवीन योर इंटेंट एंड इम्पैक्ट इन रिलेशनशिप आर कम्युनिकेशन। जैसे आप कोई किसी से बातचीत करें, उसका इंटेंट क्या है? जैसे आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुशासन में रहो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि वो सोच रहा है कि आप उसके ऊपर जो है अनावश्यक प्रेशर दे रहे हैं। तो ये जो है ब्लाइंड स्पॉट होता है कि ये इंटरपर्सनल ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। इसका जो है फीडबैक या ग्रुप डिस्कशन या रिफ्लेक्शन में आप इसको समझ सकते हैं। 5वां है सेल्फ कॉन्सेप्ट ब्लाइंड स्पॉट। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी इल्यूजन। जैसे एक प्रश्न होता है ना, हु आई एम। जैसे आप सोचते हैं अपने बारे में कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं हमेशा जो है लॉजिकल डिसीजन लेता हूँ। जैसे आप गुड स्पीकर, अपने आप को गुड स्पीकर मान रहे हैं, तो आप जो है स्पीकिंग स्किल में जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना, आप उसको नहीं करेंगे। आपको हर इंसान को जरूरत होती है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको दूसरों की जरूरत पड़ सकती है, तो अगर आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो वो भी सुधार नहीं होगा। और फिर जो है आप जो है 100% लॉजिकल नहीं हो सकते। कोई फील्ड होगा, कोई डिसीजन होगा जहाँ पे आप इलॉजिकल होंगे, तो वहाँ पे भी लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं लॉजिकल डिसीजन लेता हूँ, तो बहुत जगह आप जो है गलती कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, वो कहलाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट ब्लाइंड स्पॉट। जैसे आप करें कि मैं इसी सेट में खराब हूँ और मैं जो है अच्छी, मेरी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है, मैं ऐसे में अच्छा नहीं कर सकता। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले से मान लिया कि आप ऐसे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। सोशल इम्पैक्ट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट अवेयरनेस। ब्लाइंड स्पॉट आर नॉट जस्ट पर्सनल, दे आर कलेक्टिव्स। अगर कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन उसको इग्नोर करते हैं ब्लाइंड स्पॉट को, तो उसका जो है इम्पैक्ट जो होता है, परिणाम जो होता है, बाहर भी लोगों, दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। जैसे इन रिलेशनशिप, जब आपके अंदर कोई ब्लाइंड स्पॉट है तो आप जो है मिसकम्युनिकेट करोगे, चीज़ों को अलग तरीके से, कुछ और रहा है, आप कुछ समझ कुछ और रहे हैं, आप जो है जल्दी आकर्षित हो जाएंगे घटनाओं को बिना समझे बिना। इमोशनल डिस्टेंसिंग होगी, आप जो है इमोशनली लोगों से जो है दूर होने लगेंगे या दूसरे आपसे दूर होने लगेंगे। अवेयरनेस जो है ऑथेंटिसिटी बढ़ाती है, ट्रस्ट बढ़ता है और जो है जुड़ाव होता है। कुछ अगर बिगड़ गया है तब भी आप जो है उसको सही कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन में इसका क्या प्रभाव होता है? पॉलिसी मेकिंग होता है ना, सिस्टमेटिक बायसनेस पाई देखी जाती है, इनइक्वलिटी होती है, कल्चरल इनसेंसिटिविटी होती है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जो है ब्लाइंड स्पॉट है किस टाइप के, या वहाँ के लोग जो उस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं उनके अंदर अगर ब्लाइंड स्पॉट है, तो वो जो है बायस देखने को मिलेगा। वहाँ पे इनइक्वलिटी, असमानता को बढ़ावा देंगे। और जो है जो संस्कृति के प्रति, जो विभिन्न संस्कृति है लोगों की, अलग अलग टाइप के लोगों की अलग संस्कृति है, इनसेंसिटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। Social movement often arise eliminate collective blind spot like racism, gender biasness and ecological neglect। जिसे रेसिज्म जो पाया जाता है, जो किसी रेस को देख के एक गलत परसेप्शन होता है, गलत भावना होती है लोगों के अंदर, वो रेसिज्म कहलाता है। तो वो रेसिज्म देखने को मिलता है। जैसे आप अमेरिका में देख सकते हैं, ब्लैक के प्रति एक जो वहाँ के वाइट हैं उनके अंदर जो भावना देखने को मिलती है। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, इसमें भी कुछ लोग जो है दूसरी जातियों के प्रति एक गलत अवधारणा होती है उनके अंदर। और महिलाओं के प्रति बायसनेस देखने को मिलता है, उनको कमतर रखा जाता है, गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। और इकोलॉजी जो हमारी है, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वो इस बायसनेस की वजह से हो रहा है। कल्चर में जैसे आर्ट हमारी जो होता है ना, कुछ ब्लाइंड स्पॉट को जो होता है ना, ये बढ़ावा देता है। जैसे कुछ संस्कृति वाली चीज़ें होती है ना, तो उसमें कुछ ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिलते हैं। जैसे सती प्रथा वगैरह है, तो ये हमारे आर्ट और साहित्य में इस चीज़ को इतना बढ़ावा दिया जाता था कि लोग इसको सही मानते थे। आज भी लोग, कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ को सही मानते होंगे। कास्ट सिस्टम को भी कुछ लोग हैं उनके अंदर, वो कल्चर में है, आर्ट में है, देखने को मिलता है चीज़ें, तो उसको भी सही माना जाता है। दिस नैरेटिव इनवाइट्स सोसाइटी टू कन्फ्रंट इट्स शैडो एंड डेवलप। तो हमको इस चीज़ को ना सामना करना पड़ेगा और थोड़ा विकास करना पड़ेगा इन चीज़ों का, ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करने के लिए। मेथड्स दैट रिलायबली रिवील ब्लाइंड स्पॉट। 360 फीडबैक जो होता है ना, गैदर, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए अपने बारे में,
फीडबैक लीजिए अपने पीयर्स ग्रुप से, रिपोर्ट्स, मैनेजर से, और उनको जो है सिंथेसाइज करिए और एनालिसिस करिए, तब जो है आपको ब्लाइंड स्पॉट पता चलेगा। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, आप जो है अपने एक्शन को निरीक्षण करिए, उस पर ध्यान दीजिए कि आपका जो भी व्यवहार है उसका क्या आउटकम आ रहा है। रिकॉर्ड एंड रिव्यू, रिकॉर्ड ए प्रेजेंटेशन और मीटिंग एंड वॉच टुगेदर, पॉइंटिंग स्पेसिफिक मोमेंट्स, structured interview, ask colleague for example of times the person helped or hurt a project, look for pattern, personality या assessment tools। जैसे वीक 5 तो हमने हमारा जो सेकंड थर्ड वाला एपिसोड है उसमें हमने इस पे बात की है, इस पर भी बात की है, क्रिप्टन स्ट्रेंथ पे, वीआई करेक्टर पे भी बात हुई है। तो इनकी आप वो वाला वीडियो देख के आप जो है ऑब्जर्वेशन में अपने आप को रख के वो चीज़ें निरीक्षण कर सकते हैं। अगर इसको भी आप देखना, ये भी एक टूल है, नेट से सर्च करके इस पर भी आप काम कर सकते हैं। फिर शैडोइंग, पेयरिंग, जैसे आप जिसके प्रति आपके अंदर बायसनेस है, जैसे मान लीजिए किसी अदर रिलीजन वालों के साथ या किसी अलग अदर क्षेत्र वालों के साथ आपके अंदर बायसनेस है, जैसे मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट, अगर उनके अंदर बायसनेस है एक दूसरे के प्रति, तो एक साथ अगर वे काम करते हैं ना, तो जब एक दूसरे को समझेंगे तो उनके अंदर की बायसनेस खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे देश में ना मिड डे मील सिस्टम, तो इसके लाने के बहुत सारे एम थे, लेकिन उनमें से एक था कि अगर सभी कास्ट के बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाते हैं तो उनके अंदर जो बायसनेस है वो खत्म हो जाएगी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो ये होता है ना पेयरिंग, एक साथ वो काम करो जिसके प्रति आपके अंदर बायसनेस है। क्रिटिकल इंसिडेंट लॉग्स, किसी कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया, मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया आपसे, तो आप उन चीज़ों को नोट करिए कहीं पे कि आपका कौन सा एक्शन जो है डिस्प्यूट की वजह बना है, या आपका कौन सा आपके इमोशंस जो है वहाँ पे हावी हो गए थे। तो इससे भी जो है आप अपने ब्लाइंड स्पॉट जो होते हैं रिवील कर सकते हैं। सेल्फ चैलेंज सेशन, तो जो है था आप सिचुएशन क्या थी, आपने व्यवहार क्या किया, इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका आप एनालिसिस कीजिए। ये एनालिसिस करेंगे जब आप, तो आप जो है अपना ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ सकते हैं। आस्क अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्टेक होल्डर, जैसे आप जब किसी पोस्ट में हैं तो आपसे कुछ लोग ऊपर भी होंगे, आपके बॉस या उच्च अधिकारी, तो उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। आप जिनको जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कार्य करने के लिए, आप उनके लीडर हैं, उनसे भी लीजिए फीडबैक। तो बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट जो होते हैं रिवील होते हैं उससे भी, तो आपको जो है ना पर्सपेक्टिव समझने में मदद मिलती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स, आप डायरी लिख सकते हैं, आप खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी घटना जो है आप पर इम्पैक्ट डाल रही है, उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जब आप सेल्फ से चिंतन करेंगे ना खुद के बारे में, तो आप बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ सकते हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, हम इस पर बात करेंगे। पहले जो है सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, जब आप ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लेते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आप जो है बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्टडी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, और फिर आप जो है अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप जो है अपनी वीक एरिया भी ढूंढ सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा लैक ऑफ नॉलेज है, अभी किस स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है, आंसर राइटिंग पे भी वर्क करना है, एस्से पे वर्क करना है, या एथिक्स आपका कमज़ोर है, तो इस हिसाब से जो है आप इस पर वर्क कर सकते हैं। फीडबैक का आप जो है अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी जो स्टडी टेक्निक्स है उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे आप किसी से पूछेंगे कि आप कैसे पढ़ रहे हो, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप उसकी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लाइंड स्पॉट में होता है कि नहीं मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, लेकिन जब आपके अंदर का ये भाव खत्म हो गया तो आप दूसरों से कैसे पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ले सकते हैं, और जो है अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे, तब भी दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, वो आपको बता देगा। तो ये जो फीडबैक यूटिलाइजेशन, इसमें जो है आप इस पर अच्छा काम कर सकते हैं। यूपीएससी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जहाँ पे उस प्रश्न में लिखा आता है क्रिटिकली एग्जामिन, यानी उसका जो है आलोचनात्मक रूप से जवाब देना होता है। तो जहाँ पे ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप जो कोई इशू है, पॉलिसी है, करंट अफेयर्स के हैं, तो उसमें कौन कौन से पर्सपेक्टिव शामिल है। मतलब कोई भी एक घटना होती है ना, वो इकलौती नहीं होती, बहुत सारे डायमेंशंस उसमें शामिल होते हैं। जैसे आप पॉवर्टी को ले लीजिए, गरीबी में केवल ये इकोनॉमिकल नहीं है, इसमें सोसाइटल प्रॉब्लम भी है, और फिर जो है जोग्राफिकल प्रॉब्लम भी है, फिर पॉलिसी पैरालिसिस भी इसकी वजह हो सकती है। तो इसमें और फिर जो है हिस्टोरिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कल्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये जो है ना, आप तभी क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे जब आप बायसनेस ना हो आपके अंदर जो पुरानी धारणा बनी हुई है। एक चीज़ आपने सोच लिया, जैसे कोई गरीब है तो आपने पहले से परसेप्शन बना लिया कि ये काम नहीं करता है, ये काम चोर होते हैं इसलिए गरीब है। जब आपने ये परसेप्शन बना लिया तो आप उसके बारे में और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, और सारी डायमेंशन सोच ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से जो होता है
कास्टिज्म में होता है कि बस परसेप्शन बना लिया जाता है कि फला जात बहुत निकम्मी है, कामचोर है, और कुछ ये जात के लोग जो होते हैं काफ़ी मेहनती और इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऐसा जब आप परसेप्शन बना लेंगे तो आप जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप नहीं सोच पाएंगे। इंटरव्यू में पूछने की 2 वजह होती हैं। वो जानना चाहता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसके प्रति, ये समस्या, आप इस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं, और फिर आप क्या डिसीजन लेंगे। इंटरव्यू में बस 2 चीज़ें आपकी चेक की जाती है। तो जब आपके अंदर आप जब लॉजिकल जब आप सोच लेते हैं, आपके अंदर ब्लाइंड स्पॉट नहीं है कोई, आप जो है बायसनेस नहीं है, आप कंफर्मेशन बायस नहीं है, तो आप जो है ना एकदम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। यानी कि तब आपका जो है इंटरव्यू तैयार हो पाएगा। एडेप्टेबिलिटी, यूपीएससी का सिलेबस जो होता है ना बहुत हार्ड होता है और एवलेबलिंग है। यानी कि कोई अगर नया इशू आ गया तो भी आपके सिलेबस से जुड़ गया एक तरीके से, कोई नया बिल आ गया, कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई नई घटना हो गई तो वो जुड़ जाता है। तो आपको जो है ना चीज़ें अडॉप्ट करने के अंदर आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। नहीं आप जो पहले से आपके अंदर भरा है बस आप कुछ आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नई चीज़ें आ सकती हैं, नए विचार आ सकते हैं। तो आपके जो पुराने विचार हैं ना वो आपको फिर जो है उसको बदलना पड़ेगा। नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आपकी सोच जो है बदल जाती है, उसको बदलना ही पड़ता है। आप अगर नहीं बदलते हैं तो आप एक रूढ़िवादी। इसी तरह नई नई जो होती है चीज़ें आती रहती है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में होता है ना कि हमें जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें लगता है हमारा कुछ तैयार ही नहीं है, ये चीज़ कमज़ोर है, ये पढ़ने के लिए छूट गया था, ये हो गया, तो इससे जो है बहुत स्ट्रेस आता है। जैसे ही आप ब्लाइंड स्पॉट आप ढूंढ लेंगे, यानी कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं मैंने हर जगह काम किया है, हाँ 100% कोई नहीं कर पाता, हम भी नहीं कर पाते, यानी कि आप जो है स्ट्रेस आराम से मैनेज कर लेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता है इसके, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। आप ब्लाइंड स्पॉट ढूंढते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। फिर एथिक्स आपका डेवलप होता है, आपके अंदर एम्पैथी आती है, आप बायस नहीं होते हैं, आप किसी के प्रति बायस नहीं होते हैं, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं। आप जो है सोशली अवेयर होते हैं क्योंकि आप चीज़ें समझते हैं, आपका पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी विस्तृत हो जाता है, आप चीज़ों को गहराई से समझते हैं, कई डायमेंशन में उसको जो है आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो इसे जो है ना आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। पीयर लर्निंग, जो अगर आप पीयर लर्निंग करते हैं तो एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट जो है अगर आप बताते हैं, एक दूसरे पर कार्रवाई करते हैं, तो इससे जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। तो बहुत ज़रूरी है पीयर लर्निंग। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इसमें जो होता है स्किल डेवलप थ्रू रिकॉग्नाइजिंग, एक दूसरे को अगर हम एक दूसरे की कमी बताएं और उस पर वर्क किया जाए तो इससे ग्रोथ होगा, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इन समरी, बीइंग अवेयर ऑफ एंड एड्रेसिंग ब्लाइंड स्पॉट कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस इन द यूपीएससी एग्जाम एंड बियॉन्ड। सोशल अवेयरनेस के लिए ब्लाइंड स्पॉट समझना क्यों जरूरत है। जैसे आप एज ए IAS ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं तो आपको सोसाइटी के लिए काम करना पड़ता है। तो जब तक आप सोसाइटी के बारे में अवेयर रहेंगे तो कैसे आप काम कर पाएंगे। इनहैंस्ड एम्पैथी, जब हम अपना ब्लाइंड स्पॉट ढूंढते हैं तो एम्पैथी डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए गरीब है इंसान, तो बहुत सारी वजह हो सकती है, आप वो ये नहीं सोचते हैं कि नहीं ये कामचोर है इसलिए गरीब है, नहीं आप सोच सकते हैं बहुत सारी हो सकता है कि उसको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिली है, जिस क्षेत्र से आता है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो, या वहाँ के लीडरशिप सही नहीं रही है, अच्छी पॉलिसी नहीं बन पाई जिस वजह से वो पिछड़ गया है। तब आप जाके जो है उसके लिए अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। पहले जब आपके दिमाग में अच्छी सोच होगी तभी आप अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। तो आपको एक एम्पैथी होनी चाहिए, आपके अंदर एक सहानुभूति होनी चाहिए, तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट जो है, ब्लाइंड स्पॉट पे काम करके आप जो है इसमें अच्छा कर सकते हैं। रिड्यूसिंग बायस, आपके अंदर जो बायसनेस है कास्ट के प्रति, फिर रिलीजन के प्रति, फिर किसी टेरिटरी के प्रति, जो भी बायसनेस है, अगर आप अपने ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लेते हैं तो इसमें कमी आएगी, तो आप एक अच्छे जो है समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस, जब आपके अंदर ब्लाइंड स्पॉट नहीं है या आप उस पर काम कर लिए तो आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे होता है कि जब आप किसी के यहाँ गए, कोई गरीब है, तो आप जाके फिर उसको जो है अच्छे से पूरा एम्पैथी के साथ बातचीत करेंगे तो ठीक है, आप अच्छे से बात करोगे, सबके प्रति सहानुभूति रखें। जब सहानुभूति हो जाती है ना तो अच्छा कम्युनिकेशन बनता है। फिर चौथा, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, जब आपके अंदर बायसनेस नहीं है ना तो आप जो है जितनी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे जो है शिक्षा की कमी है, आप डेटा लेंगे कि यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या आप वजह ढूंढने की कोशिश करें कि यहाँ पे स्कूल वगैरह कम है, या लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो कॉलेज स्कूल नहीं जा रहे हैं, या माँ बाप जो है बहुत गरीब हैं, बच्चों को भेज ही नहीं पा रहे हैं। तो आप जो है पहले से बायसनेस नहीं है तो ये सब चीज़ें जो है ऑब्जर्व करके एक अच्छा डिसीजन ये ले सकते हैं और एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। तो यहाँ भी ये बहुत ज़रूरी है। फिर रहता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जैसे कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, और या तो लैक ऑफ इमोशंस होता है कि लोग वहाँ के इमोशंस नहीं समझ पाते हैं, या जो है कल्चरल सेंसिटिविटी को नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है। तो आप अगर ये सब चीज़ें समझ सकते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। फिर होता है कल्चरल
सेंसिटिविटी, जैसे आप सभी कल्चर के प्रति एकदम निष्पक्ष हैं, सभी को समान रूप से देखते हैं, तो आप किसी भी कल्चर की सेंसिटिविटी को समझ लेंगे, तो आपको जो है उस कल्चर के लोग जो है रिस्पेक्ट देंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। अगर आप वहाँ उस रिलीजन के प्रति या उस कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपका डिसीजन भी नहीं मानेंगे। वहाँ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल हु आर अवेयर देयर ब्लाइंड स्पॉट आर मोर लाइकली टू इंगेज इन सोशल इशू। जो ब्लाइंड स्पॉट अवेयर है वो इंगेज कर सकता है, सोशल इशू पे बहुत अच्छे से इंगेज कर सकता है, और वो जो समझता है कि चीज़ें किस वजह से प्रॉब्लम है सोसाइटी में, तो वो जो है चेंज के लिए भी तैयार रहता है। दिस अवेयरनेस कैन ड्राइव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट टू एड्रेसिंग इनजस्टिस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव कर सकता है और इनजस्टिस के लिए भी काम कर सकता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो ब्लाइंड स्पॉट अपनी समझ जाता है ना, तो अपनी कम्युनिटी के प्रति काफ़ी एक्टिवली इंगेज होता है। जैसे वो ब्लाइंड स्पॉट समझ जाता है बायसनेस, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, वो जब उसके अंदर एम्पैथी डेवलप हो जाती है ना, तो वो काफ़ी एक्टिवली जुड़ जाता है उससे। इट इनक्रेज पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन एंड इनिशिएट दैट एड्रेस सोशल इशू। वो डिस्कशन में शामिल होता है, मतलब कोई चीज़ थोपता नहीं, लोगों से भी विचार लेता है, अपना भी देता है। लीडरशिप डेवलपमेंट, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए भी अपने ब्लाइंड स्पॉट जानना जरूरी है। और फिर जो है फीडबैक जब आप दूसरों से लेंगे तब जो है आप अच्छा लीडर बन सकते हैं। दिस सेल्फ अवेयरनेस कैन लीड टू मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल दैट प्रायोरिटाइज कोलेबोरेशन, इंक्लूसिविटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे देखा, तो हमारी सोसाइटी जो हमारी भारतीय समाज है उसमें भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार है। पहला, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमारी सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी एक तरीके का ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि हमारा संविधान तो सबको बराबर मानता है, लेकिन लोगों के अंदर वो एकदम धारणा बन गई है कास्टिसिज्म की कि कुछ लोग जो हैं कुछ लोग निम्न हैं, तो ये चीज़ देखने को मिलती है, इसको दूर करने की जरूरत है। जेंडर इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। महिलाओं और पुरुषों के बीच जो असमानता है काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी गहराई से इसमें है। कुछ पुरुष मानते हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, वे बहादुर नहीं होती हैं, तो इस तरीके के जो परसेप्शन बना हुआ है ना, वो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो लोग सोचते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, दूसरों का खराब है, इस वजह से रिलीजियस इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। ये भी जो हमारी सोसाइटी का ब्लाइंड स्पॉट है, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, संविधान इसको इजाज़त नहीं देता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी इकोनॉमिक असमानता देखने मिलती है। कुछ क्षेत्र जो है काफ़ी डेवलप है, कुछ जो है अभी उतना विकास नहीं हुआ है, जैसे आप यूपी बिहार को देख सकते हैं। तो दिस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर is widening in India. Many may overlook the struggle of lower income group and the systematic barrier they face in accessing education, healthcare and employment. तो इस वजह से ये चीज़ें बढ़ रही है, तो इसको दूर करने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल कंसर्न भी देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, जैसे हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को ना एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है। अगर कोई कहे कि मैं डिप्रेशन में हूँ तो उसे पागल मान लेते हैं, इसको कोई बीमारी नहीं, इसको बस मजाक समझा जाता है। तो ये भी एक तरीके का ब्लाइंड स्पॉट ही है। रूरल अर्बन डिवाइड, गांव वाले होते हैं ना, वो शहर वाले को खराब समझते हैं, शहर वाले गांव वालों को एकदम निकम्मा समझते हैं। तो इस तरीके की जो है यहाँ पे रूरल और अर्बन डिवाइड देखने को मिलता है। एजुकेशन इनइक्वालिटी, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन वेरीज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस रीजन एंड कम्युनिटीज़। एजुकेशन इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्र हैं जो काफ़ी शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, कुछ क्षेत्र अच्छे नहीं हैं, और इसी तरीके से कम्युनिटीज़ में भी देखने को मिलती है। जैसे कुछ कम्युनिटीज़ जैसे जैन हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन लेवल तो लगभग 100% आप मान सकते हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटी है जहाँ पे एजुकेशन काफ़ी कम देखने को मिलता है, काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। तो ये है LGBTQ+ राइट्स। जैसे आप LGBTQ को जो है ना, काफ़ी कुछ लोग जो है काफ़ी बुरा मानते हैं, इनको मानते ही नहीं कि ये ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनके अधिकार पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, पॉलिसी भी नहीं बनती है, क्योंकि अभी जो है समाज इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो सरकारें भी पॉलिसी ठीक से नहीं बना पाती। हेल्थ केयर एक्सेस भी काफ़ी असमान है, कुछ क्षेत्रों में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, कुछ जगह बहुत ख़राब है। ये भी ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना, वो इंडिविजुअल को ही इम्पैक्ट नहीं करता है, ये हमारी सोसाइटी और कल्चर को सेव करता है। जैसे फैमिली में देखते हैं, अनअवेयर पेरेंट्स में रिपीट इमोशनल पैटर्न दे एक्सपीरियंस्ड इन चाइल्डहुड। जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जो चाइल्डहुड में उन्होंने फेस किया ना, वो यहाँ भी दोहराते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अंधविश्वास
किसी ने बचपन फेस किया तो वो अपने बच्चों को भी देगा, वही चीज़ें वो सिखाएगा। जैसे जो पेरेंटिंग होती है ना, तो जिस तरीके की माँ बाप की सोच होती है ना, बच्चों में भी वही जाता है। जो ब्लाइंड स्पॉट आप सोचिए बच्चों में भी जाएगा, फिर आगे भी जाएगा, तो वो पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट कर लेगा ना। जैसे हमारे यहाँ कास्ट में क्या होता है, आपको एक ही कास्ट में शादी करनी है, ये जो है बना दिया जाता है पहले से। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उससे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, और फिर वो सोसाइटी को इस तरीके से कर दिया जाता है कि नहीं ये गलत है, फला कास्ट के लोग बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो इंटर कास्ट शादी भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो माँ बाप जिस तरीके से पहले उनकी परवरिश की जाती है, बच्चों को भी उसी तरीके से वो चीज़ें डाल देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी अनइवन सोसाइटी डेवलप होती है। इन वर्क प्लेस लीडर होता है वो फीडबैक नहीं लेता है, मतलब कोई बता रहा है कि ये काम गलत हो रहा है या ये कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है और वो मान ही नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो निष्पक्ष है, उसको ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तो फिर वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम होगी, जिसके साथ गलत हो रहा है वो काम क्यों करेगा, वो अच्छे से कोऑपरेट क्यों करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रिकॉग्नाइज कलेक्टिव ब्लाइंड स्पॉट प्रमोट्स इंक्लूजन एंड क्रिएटिविटी। तो जो है वर्क प्लेस पे जो है ब्लाइंड स्पॉट को जो है रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सोसाइटल जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, वो भेदभाव को बढ़ावा देता है। स्टीरियोटाइप, जैसे कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, जो बाहर काम करती हैं वो गलत होती हैं, वो उनका करेक्टर ख़राब होता है, जो स्टीरियोटाइप है इस सोसाइटी इसको बढ़ावा देती है। अनजस्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को ही अनजस्ट माना जाता है कि कुछ लोगों को इससे प्रिविलेज मिल जाता है, उनको फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। एक अन्यायपूर्ण सिस्टम को बढ़ावा मिल रहा है। तो अवेयरनेस इनकरेज कंपेशन, तो इसमें आप अवेयरनेस बढ़ा के इसको दूर सकते हैं। कंपेशन मतलब एक जो होता है दयालुता, फिर डायलॉग एंड रिफॉर्म, बातचीत करके, फिर जो है रिफॉर्म, कानून के थ्रू भी बहुत कास्टिसिज्म के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं इसको दूर करने